फोकस एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी के एक मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके बारे में पहले मैंने बता दिया है कि अपने जब पुंकेसर की संरचना पढ़ी थी तो वहां पर सबसे ऊपर अपन ने पढ़ा था परागकोश यानी एंथर पढ़ा था। तो उसी एंथर की आज मैं यहाँ पर संरचना बताऊंगा कि उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो अंदर से कैसे दिखाई देता है। तो अपन ने पुष्प जब पढ़ा था तो अपन ने वहां पर सबसे ऊपर जो पुंकेसर की सबसे ऊपर जो प्लेट लगी हुई थी वो क्या थी, एंथर यानी परागकोश थी। और वहां पर मैंने बताया था कि जो परागकोश होता है वो आपका या एंथर जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता था और मतलब दो पटों में बटा होता था। और प्रत्येक पट में कितनी दो बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती थी। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किसका निर्माण होता था? नर युग्मक यानी स्पोर का निर्माण होता था। तो यहाँ पर अपन इसी एंथर की बात करेंगे कि एंथर की संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसी की आज यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक को वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी परागकोश की संरचना। तो आपका जो परागकोश जो एंथर होता है वो क्या होता है? टेट्रागोनल होता है। क्या होता है? टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल मतलब यहाँ पर ये चतुष्क होता है और चतुष्क की संरचना बनाता है। मैंने बताया था ना, इसमें चार बीजाणुधानी या चार स्पोरेंजिया पाई जाती है। इस कारण ये कैसे संरचना बनाता है? टेट्रागोनल संरचना बनाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक बीजाणुधानी मतलब एक टेट्रागोनल, चार टेट्रागोनल मतलब चार चतुष्क संरचना पाई जाती है। तो मैंने उसका एक पार्ट वाला संरचना यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि अपन को चारों बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही पार्ट से अपन उसको संरचना को समझ लेंगे। तो बात करते हैं अपन इसके एंथर की संरचना की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैसे बना होता है। तो जब एंथर का अपन टीएस काटते हैं यानी ट्रांजिशन काटते हैं तो उसकी संरचना कुछ अलग तरीके से दिखाई देती है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो देखते हैं कैसे दिखाई देता है कि जो एंथर के चारों तरफ जब टीएस काटा जाता है तो उसमें चारों तरफ विशेष प्रकार की भित्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की भित्तियां पाई जाती है। तो इसके चारों तरफ चार भित्तियां उपस्थित होती है। कितनी उपस्थित होती है? चार भित्तियां या चार सेल वॉल पाई जाती है, जिनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे ऊपरी जो सेल वॉल होती है या फिर जो भित्ति होती है या फिर जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है? अधिचर्म या एपिडर्मिस होती है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि ब्लैक ब्लैक कलर के ऊपर की जो लाइन है, ये वाली जो सिंगल सेल लेयर या सिंगल थिक लेयर दिख रही है आपको, ये वाली लेयर, इसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे एपिडर्मिस बोला जाता है। और ये एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल सेल थिक लेयर होती है, मतलब एक परतीय भित्ति होती है और जो कि बिल्कुल लचीली होती है। और क्या काम करती है? परागकोश की सुरक्षा करने का काम करती है। क्या करती है? परागकोश की सुरक्षा करने का काम करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये परागकोश की सबसे बाह्य भित्ति होती है जो कि इट इज सिंगल सेल थिक लेयर, मतलब एक लचीली और एक परतीय स्तर होता है। और इसका काम क्या है? ये एक सुरक्षात्मक परत होती है जो कि इसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। किसकी सुरक्षा करने का काम करती है? इसकी परागकोश की या फिर अंदर जो बीजाणुधानी है माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके एपिडर्मिस है इसे कभी कभी एक्सोथीसियम भी बोला जाता है। एक्सोथीसियम कब बोला जाएगा? क्या होता है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है नोट में आर्चिथोमियम। आर्चिथोमियम क्या है? लीफलेस पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। लीफलेस क्या है? ये पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है, मतलब ये ऐसा एंजियोस्पर्म या ऐसा आवरणबीजी पादप है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है और दूसरे पादपों पर किसके रूप में रहता है? ये परजीवी के रूप में रहता है। तो जब आप इस पादप के फूल के या फिर इस पादप के एंथर की जब बात करेंगे ना तो वहां पर उसको अधिचर्म या एपिडर्मिस नहीं बोलकर क्या बोला जाता है? एक्सोथीसियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोथीसियम। कौन से पादप में? आर्चिथोमियम में। वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो अधिचर्म है यानी जो एपिडर्मिस है उसमें क्या पाए जाते हैं? तंतुवत स्थूलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तंतुवत स्थूलन, मतलब कुछ इस तरह की स्थूलन, इस तरह की पट्टियां पाई जाती है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? एक्सोथीसियम भी बोला जाता है। इसको एपिडर्मिस को कौन से पादप के अंदर? आर्चिथोमियम में। किस कारण बोला जाता है? तंतुवत स्थूलन के पाए जाने के कारण। अब सेकंड लेयर की अगर बात करें अपन तो सेकंड लेयर इसकी होगी एंडोथीसियम। क्या होगी? एंडोथीसियम। तो आपको ये जो लाल लाल परत दिख रही है, जिसमें लाल लाल मैंने यहाँ पर तंतुवत स्थूलन बनाया है, बिल्कुल दृश्य जैसा संरचना बनाई है, इसे क्या बोला जाता है? एंडोडर्मिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोडर्मिस या एंडोथीसियम बोला जाता है। इस
एंडोडर्मिस या एंडोथीसियम में क्या होता है, तंतुवत स्फुलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंतुवत स्फुलन पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको ये लाल लाल कलर के, बिल्कुल ये तंतुवत स्फुलन है। इन स्फुलनों के कारण ही ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी। अब ये तंतुवत स्फुलन होते हैं, ये किसके पाए जाते हैं, यहाँ पर आपके जो आंतरिक भित्ति होती है या फिर जो एंडोथीसियम होती है उस पर अल्फा सेलुलोज फाइबर के क्या होते हैं, तंतुवत स्फुलन पाए जाते हैं। किसके, अल्फा सेलुलोज फाइबर के क्या पाए जाते हैं, तंतुवत स्फुलन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एंडोडर्मिस है, एंडोथीसियम क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो अरीय भित्तियां हैं, इसकी एंडोथीसियम के या एंडोडर्मिस की जो अरीय भित्ति है उस पर केलोस बैंड पाए जाते हैं, यानी केलोस पट्टियां पाई जाती है। इन केलोस पट्टियों के कारण भी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी। अब क्या है बात इसमें, जिस जगह पर ये तंतुवत स्फुलन नहीं पाए जाएंगे, ये जो लाल लाल दिख रहे हैं आपको, ये तंतुवत स्फुलन जहां नहीं पाए जाएंगे उस जगह को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोला जाता है उस जगह को, स्टोमियम बोला जाता है। स्टोमियम वो जगह होती है जब क्या होता है, ये परागकोश फटते हैं ना, तो इन्हीं स्टोमियम जगह से फटते हैं, ताकि जब क्या हो परागकण बाहर निकले तो इसी जगह से स्टोमियम से होते हुए कहां निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए जहां पर तंतुवत स्फुलन नहीं पाए जाते हैं एंडोडर्मिस के अंदर या एंडोथीसियम के अंदर, उस जगह को क्या बोला जाता है, स्टोमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस जगह को स्टोमियम कहा जाता है। और एक और बात है एंडोडर्मिस की या एंडोथीसियम की, कि ये एंडोथीसियम जो होती है वो जहां पर तंतुवत स्फुलन के कारण क्या हो जाती है, आर्द्रता ग्राही हो जाती है, मतलब ये नमी को अवशोषित करने वाली हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ये पानी को अवशोषित कर ये परागकोश फट जाते हैं और परागकण या बीजाणु कहां मुक्त हो जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो ये हुई एंडोथीसियम की बात। अब बात करेंगे अपन इसकी तीसरी परत की, यानी तीसरी भित्ति की, क्योंकि मैंने बताया कि कितनी भित्तियों से मिलकर बना होता है, 4 भित्तियों से, जिसमें अपन ने बात कर ली किसकी, एपिडर्मिस अधिचर्म की, और दूसरी एंडोथीसियम या एंडोडर्मिस की बात करी। अब बात की जाएगी मिडल लेयर्स की, तो उसके बाद की जाएगी टेपिडर्म के बारे में। तो पहले अब बात करते हैं मिडल लेयर की। तो अपन ने बात कर ली थी एंडोथीसियम पे, तब बात करते हैं अपन मिडल लेयर्स की, यानी मध्य परत की। तो आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, यहाँ पर ये मैंने ब्लैक ब्लैक करा है अभी, इस ब्लैक ब्लैक जो लेयर है सिंगल सेल लेयर, इस सिंगल सेल लेयर को बोला जाता है मिडल लेयर या मध्य परत। क्या बोला जाता है इसे, मिडल लेयर या मध्य परत। जो ये मिडल लेयर या मध्य परत जो होती है, ये क्या होती है, एंडोडर्मिस से या फिर जो एपिडर्मिस से भोजन आता है जल के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यम से, उसको ग्रहण करके क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। क्या कर लेती है, इस भोजन का संग्रहण कर लेती है या उसको स्टोरेज कर लेती है, इसलिए इसे स्टोरेज परत भी बोलते हैं। तो ये एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, मर्दुत्तक कोशिकाओं की। किसकी बनी होती है, मर्दुत्तक कोशिकाओं की। और मर्दुत्तक कोशिकाएं हमें तो ज्यादातर जो काम करती है वो है भोजन के संग्रहण का। तो ये परत भी किसका काम करती है, भोजन के संग्रहण का कार्य करती है। बट एक नोट की बात यह है कि ये परिपक्व परागकोश में क्या होती है, अनुपस्थित। परिपक्व परागकोश में अनुपस्थित होने का कारण ये क्या है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, तो क्या हो जाती है, मिडल लेयर अनुपस्थित हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ये भोजन का क्या करती है, संग्रहण करती है। जब ये भोजन का संग्रहण करती है तो क्या करती है, स्टोरेज करके रख लेती है फूड को। बट जब माइक्रोस्पोर के बनने की बारी आती है तो यह भोजन किसको दे देती है, टेपिटम को। किसको दे देती है, टेपिटम को, जो कि इसकी अगली परत होती है। उस टेपिटम को देकर ये खुद की क्या कर लेती है, नष्ट कर लेती है। इसलिए क्या होता है, परागकोश जब परिपक्वन होता है तो उसमें क्या हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है। क्या हो जाती है, उसमें अनुपस्थित हो जाती है। तो इसका सिर्फ क्या काम है कि ये भोजन को क्या करती है, स्टोरेज करती है, और परिपक्व परागकोश में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जो कि मैंने ब्लैक ब्लैक बनाई है। ये क्या है, मिडल लेयर, और परिपक्व परागकोश में क्या होती है, अनुपस्थित हो जाती है। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट परत की जो बात करें, या सबसे इंपॉर्टेंट भित्ति की बात करें, ये मोस्ट भित्ति भी है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी भित्ति से या इसी परत से आता है। बोर्ड एग्जाम में भी, आरबीएससी 12th एग्जाम में भी सबसे ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी से पूछा जाता है, टेपिटम से ही पूछा जाता है। तो आपके परागकोश की चौथी और अंतिम भित्ति जो है वो क्या है, टेपिटम। टेपिटम क्या होती है, यह भी एक तरह की क्या होती है, पोषक परत होती है, जो कि पोषण किससे लेती है, मिडल लेयर या मध्य परतों से लेती है। तो टेपिटम क्या है, एक पोषक परत होती है जो कि भोजन का क्या करती है, मध्य परतों से अवशोषित करती है। किससे करती है ये अवशोषण भोजन का, मध्य परतों से यानी मिडल लेयर से करती है, जो कि इसको अवशोषण करके किसको दे देती है, माइक्रोस्पोर को प्रदान कर देती है। जब माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, तो भोजन की जब उनको आवश्यकता पड़ेगी भोजन ग्रहण करने की, तो उनसे भोजन कहां से ग्रहण करेंगे, माइक्रोस्पोर इस टेपिटम से करेंगे। और टेपिटम
कहां से ग्रहण करती है? मध्य परत यानी मिडिल लेयर से करती है। तो टेपिटम का यही काम है कि ये पोषक परत होती है जो कि भोजन का अवशोषण मध्य परतों से कर किसको दे देती है? माइक्रोस्पोर्स को यानी लघु बीजाणुओं को दे देती है। अब अगर अपन बात करें टेपिटम की, तो टेपिटम आपको यहाँ पर दिख रही है, लाल लाल डॉट्स तो दिखा रखी है मैंने, ये क्या है? टेपिटम है। क्या है ये? टेपिटम, जो कि क्या होती है? एक तरह की पोषक परत होती है। क्या होती है? पोषक परत। अब जो टेपिटम होती है ये नॉर्मली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेपिटम की। तो टाइप्स ऑफ टेपिटम में जब पढ़ेंगे अपन, तो टेपिटम को आप यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार की क्या होती है? एक तो होती है अमीबीय टेपिटम और एक होती है स्ट्राटिक टेपिटम, जिसे स्ट्राटिक टेपिटम भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अमीबीय टेपिटम की, यानी अमीबोइड टेपिटम जिसे कहा जाता है। ये क्या करती है? यह टेपिटम फूड को मिडल लेयर से ग्रहण करके स्पेशल बॉडीज के अंदर क्या कर देती है? स्टोर कर लेती है, स्पेशल बॉडीज बना लेती है। मतलब सबसे पहले ये भोजन को कहां से ग्रहण करेगी? मध्य परतों से। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, ये भोजन को ग्रहण कर रही है किससे? मिडिल लेयर से, ब्लैक ब्लैक से, और यहाँ पर ग्रहण करके इसने एक स्पेशल बॉडीज का क्या कर लिया है? निर्माण कर लिया है। ये ब्लैक जो बनाई मैंने क्या है? स्पेशल बॉडीज है, इसका निर्माण ये कर लेती है और इसके अंदर भोजन को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बॉडी। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म बॉडी। जो ये स्पेशल बॉडीज बनाई है, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म बॉडीज है, जो कि क्या करती है? भोजन को किससे स्टोर कर लेती है? मिडिल लेयर से खींचकर स्टोर कर लेती है, जिन्हें कह दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म बॉडीज कह देते हैं। अब बात करते हैं क्या होती है जब टेपिटम सेल्स क्या होती है? डीजनरेशन होती है, डीजनरेट होती है, तो ये क्या करती है? बॉडीज माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। अब जब ये डीजनरेट हो मतलब नष्ट होगी, टूटेगी, तो ये किसके अंदर नष्ट करेगी अपने भोजन को? यहाँ से मिलाने में किसके अंदर नष्ट कर देगी या किसके अंदर डाल देगी? ये यहाँ पर अंदर की ओर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डाल देती है। किसको? भोजन को। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल द्वारा क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। और ये माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या कहलाते हैं? परागकण या बीजाणु कहलाते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले बूड कहां से आता है? मिडिल लेयर से। किस पे? टेपिटम से। टेपिटम से किसके अंदर? अमीबीय टेपिटम इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? स्पेशल बॉडीज के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बॉडीज। फिर ये प्रोटोप्लाज्म बॉडीज भोजन को कहां पे है? भोजन को कहां दे देगी? अंदर की ओर। अंदर क्या पाई जाती है? स्पोरेंजिया पाई जाती है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर का। तो मतलब ये भोजन सीधा कहां पहुंच जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास। और माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको दे देती है? माइक्रोस्पोर को, जिससे ये भोजन ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, जिसे बॉडीज माइक्रोस्पोरेंजिया में मुक्त हो जाती हैं, जिसे फिर क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पेरिप्लाज्मोडियम। अब इन बॉडीज को क्या बोला जाता है? पेरिप्लाज्मोडियम बोला जाता है। जब ये भोजन को कहां दे देगी? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर दे देगी, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पेरिप्लाज्मोडियम बोल दिया जाता है। अब ये पेरिप्लाज्मोडियम क्या करते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आ जाती है और किसके चारों ओर कवर हो जाती है? माइक्रोस्पोर के चारों ओर क्या कर लेती है? कवरिंग कर लेती है, कवर हो जाती है, और एक पोषक पदार्थ की या फिर एक पोषक पदार्थ की या एक पोषक परत का निर्माण कर लेती है। और पोषक परत का निर्माण करके किसको पोषण देती है? माइक्रोस्पोर को पोषण देने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफा के अंदर, एलिस्मा के अंदर ये वो पौधे हैं जिसके अंदर ये किसका? पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण होता है, जो कि माइक्रोस्पोर के चारों ओर एक कवर जैसा एक परत का निर्माण करते हैं। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब इसकी जो सेकंड परत है यानी स्ट्राटिक टेपिटम या स्ट्रेटिक टेपिटम, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अपन ने बात कर ली अमीबे टेपिटम पर, अब बात करते हैं स्ट्राटिक टेपिटम पर यानी स्ट्रेटिक टेपिटम क्या होती है। अब तो जब आपके मैंने बताया था कि जो अमीबे टेपिटम होती है वो प्रोटोप्लाज्म बॉडीज बदल जाती है, पेरिप्लाज्म बॉडीज बदल जाती है, उसके बाद वो माइक्रोस्पोर को भोजन प्रदान कर नष्ट हो जाती है। बट ये क्या होती है? जो स्ट्राटिक टेपिटम होती है ये एडवांस प्लांट में अंदर पाई जाती है। एडवांस प्लांट मतलब जो अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, जैसे कैप्सिला जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एडवांस प्लांट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैप्सिला, ये इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? स्ट्राटिक टेपिटम। ये क्या होती है? जल्दी नष्ट नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया था जो अमीबे टेपिटम होती है वो
प्रोटोप्लाज्म बॉडीज का निर्माण करके भोजन किसको दे देती है, माइक्रोस्पोर मदरस्पोर को दे देती है। उसके बाद क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। बट ये जल्दी नष्ट ना होकर बहुत आराम से या देर से क्या होती है, नष्ट होती है, डिजेनरेट होती है। यह टेपिटम डिजेनरेट होकर किसका निर्माण करती है, पोलन सैक में यूबीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यूबीज का या यूबीज बॉडीज का निर्माण करती है। तो ये जो टेपिटम है ये डिजेनरेट होकर किसका निर्माण करती है, पोलन सैक के अंदर। पोलन सैक मतलब ये आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं अपन, पोलन सैक बोलते हैं। ठीक है ना, वो इस साइड का जो चार बताए थे मैंने, तो उसे पोलन सैक बोलते हैं। उसके अंदर किसका निर्माण करती है, यूबीज बॉडीज का या यूबीज का निर्माण करती है। ये यूबीज बॉडीज क्या होती है, माइक्रोस्कोप के चारों ओर क्या होती है, सराउंड होकर उसे क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। जब ये आपकी जो माइक्रोस्कोप के चारों ओर सराउंड हो जाएगी, मतलब कौन, स्पेशल बॉडीज यानी यूबीज का जो है यहाँ पर यूबीज बॉडीज, वो क्या होती है, जब माइक्रोस्कोप के चारों ओर सराउंड हो जाएगी या कवर कर लेगी उसको, तो वो क्या कहलाएगा, फिर वहां पर पोलन ग्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिर वो पोलन ग्रेन कहलाता है। जब क्या होता है, यूबीज का परागकणों की बाह्य परत के निर्माण में मदद करती है और इसके पश्चात ये माइक्रोस्पोर के चारों ओर क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, और इसे क्या कहते हैं, फिर माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कह देते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कह देते हैं। अब अपन ने इसके बारे में जान लिया कि स्क्राइब टेपिटम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये हैं, बट अपन टेपिटम के कार्य भी देख लेते हैं। तो कार्य में क्या आएगा, ये केलोस एंजाइम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, केलोस एंजाइम का निर्माण करती है। अब जो केलोस एंजाइम है ये कहाँ काम आता है, जब आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं ना। तो इन 4 माइक्रोस्पोर को तोड़ने के लिए या विभक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, केलोस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन का निर्माण करता है, इसका टेपिटम निर्माण करती है। कौन करती है, टेपिटम केलोस एंजाइम का निर्माण करती है, जो कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा तो इसको तोड़ने का काम करेगी। सेकंड क्या है, पोलन किट का निर्माण करती है। पोलन किट मैंने पहले ही बताया हुआ है, सॉरी बताऊंगा अगली वीडियो में पोलन किट क्या होता है, तो ये यहां पर ध्यान दीजिए, पोलन किट का निर्माण करती है और यूबीज बॉडीज का या फिर यूबीज का निर्माण करती है, जो कि अपन यहां पर देख लिया, ये यूबीज का या यूबीज बॉडीज का निर्माण करती है। तो ये 3 कार्य हैं इसके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।